नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 10 बी प्रेस पे। आज हम एक ऐसे नाम की बात करेंगे जिन्होंने हर बॉलीवुड प्रेमी के दिल में अपनी खास जगह बनाई है। ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी जी का आज जन्मदिन है। हम उनके यहाँ तक पहुंचने के सफर को याद करेंगे, मगर उससे पहले क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी एक्टिंग की करियर की शुरुआत करने से पहले स्टेज और थिएटर से अपनी शुरुआत की। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 10 बी प्रेस की टीम ने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो आज भी अपनी संस्कृति और कला के साथ जुड़े हुए हैं और आज भी थिएटर और स्टेज में परफॉर्म करते हैं। आइए हम जानते हैं उनसे कि उनका पहले की स्टेज परफॉर्मेंस की संस्कृति और आज की स्टेज परफॉर्मेंस की संस्कृति को लेकर क्या कहना है। आगे वीडियो में देखिए कि उन्होंने क्या कहा। नमस्कार सर, स्वागत है आपका 10 बी प्रेस में। सर, आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को हमारी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी का जन्मदिन है। तो आप हमें ये बताएं कि आपको उनका फेवरेट मूवी कौन सा लगता है? मुझे देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने सब मूवी तो उनकी नहीं देखी है, लेकिन शोले जो उनकी फ़िल्म है, शोले, क्रांति, बागबान तो मेरी फ़ेवरेट फ़िल्म में से एक है। तो उनकी इन फ़िल्मों में मुझे ये 3 फ़िल्में तो बहुत अच्छी लगती है। सर, अभी की जो एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड में, आपको क्या लगता है कि उनमें से कौन-सी एक्ट्रेस है जो हेमा मालिनी को रिप्लेस कर सकती है? नहीं, रिप्लेस का देखिए, रिप्लेस तो मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएँगे, क्योंकि हर एक एक्टर का अपना एक क्वालिटी होता है, अपना एक यूनिकनेस होता है। तो अगर कंपैरिज़न का जब बात आता है तो कंपैरिज़न तो नहीं कर पाएँगे। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आप कुछ नाम सजेस्ट कीजिए जिनमें अगर कुछ हो तो। हाँ, जैसे अभी आलिया भट्ट हो गई या अभी नई-नई एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी हो गई, ये लोग काफ़ी चर्चा पर चल रहे हैं। आपको लगता है कि उनमें ये क्वालिटी है कि वो हेमा मालिनी जी को टक्कर दे सके? नहीं, मुझे नहीं लगता कि टक्कर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बहुत सरल, और उनका जो स्वभाव था, नेचर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो काफ़ी, और उनके साथ एक चीज़ अच्छा था कि वो कनेक्ट करती थी, आम इंसान से कनेक्ट करती थी, आम लोगों से कनेक्ट करती थी, उनकी एक्टिंग वैसी थी। और अभी जो एक्टर है, चाहे आपने जिनका नाम लिया, तो उनको लेकर मुझे तो वैसा पर्टिकुलर ये नहीं लगता कि वो उनसे उनको बीट कर पाएगी या उनसे, क्योंकि अलग क्वालिटी है, मैंने पहले भी बताया, अलग एक्टर का यूनिकनेस होता है, तो नहीं, उतना तो नहीं होगा। सर, जैसे कि आप थिएटर और स्टेज शो से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा कि हेमा मालिनी जी भी अपना करियर का स्टार्ट स्टेज शोज़ और थिएटर से ही जी, किया जी। था। तो आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम पे जो थिएटर है या स्टेज शोज़ है, वो पहले की तरह ही चलती है? देखिए, थिएटर की जब हम बात करते हैं, ख़ास करके हिंदुस्तानी थिएटर की, तो थिएटर अपने आप में एक बहुत बड़ा ये है, एक तरह से मीडियम है थिएटर, कम्युनिकेशन का। तो अगर हम थिएटर की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे थिएटर बहुत होता था, क्योंकि उस टाइम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं थे। उस टाइम लोगों के पास उतना सुविधा नहीं था कि वो जाए और डायरेक्ट फ़िल्में देख ले किसी ये में। तो अभी, और उस टाइम क्या था, थिएटर्स बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी भी थिएटर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। आप अगर रीजनल थिएटर्स में चले जाइए, बंगला थिएटर, उड़िया थिएटर, अ, साउथ इंडिया में जो थिएटर होता है, तो वो अभी भी वैसे ही हो रहा है, उसका क्रेज़ आज भी वैसे ही है, टिकट शो होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हिंदुस्तानी थिएटर में, हिंदी थिएटर की, तो हिंदी थिएटर बहुत कम हो रहा है। हिंदी थिएटर आपको ज़्यादातर दिल्ली में देखने को मिलेगा, मंडी हाउस में, मुंबई में देखने को मिलेगा। और जो हिंदी बेल्ट वाले इलाके हैं, वहाँ पे आपको थिएटर का क्रेज़ आपको कम ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिंदी में नया कोई स्क्रिप्ट नहीं आ रहा है। आज हम जो भी नाटक कर रहे हैं, वो वही जो 90 के दशक में लिखा गया है, उससे पहले, या कोई ट्रांसलेशन है, किसी इंग्लिश प्ले का ट्रांसलेशन है, तो वही कर रहे हैं, नया कुछ प्रयोग नहीं हो पा रहा है। और जो लोग प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पता नहीं चल रहा है लोगों को। तो हिंदी में थिएटर में मेरा मानना है, क्योंकि मैं खुद हिंदी थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, तो हिंदी में थोड़ा थिएटर कम हो रहा है, बाकी रीजनल थिएटर्स जो है, वो उसका क्रेज़ आज भी वैसा ही है। तो सर, आपने जैसे कहा कि हिंदी का जो थिएटर है वो काफ़ी कम हो गया है और क्योंकि पहले के टाइम पे ओटीटीज़ नहीं थे, जिसकी वजह से वो थिएटर ज़्यादा चलता था और अब चलता था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं प्रॉब्लम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स है? नहीं, प्रॉब्लम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं है। देखिए, हर टाइम के साथ कुछ ना कुछ अपडेट होता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती है।
तो हमें तलाशना होगा कि उस समय थिएटर जो था वो लोग वहाँ आकर देखते थे, ऑडिटोरियम में देखते थे। लोग थिएटर के पास जाते थे। आज क्योंकि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आ गया है तो लोग अपने घर में ही हैं। तो आज थिएटर को अगर बढ़ाना है या थिएटर को लेकर आगे काम करना है तो थिएटर के पास अगर लोग नहीं आ रहे तो थिएटर को आम इंसान के पास जाना होगा, थिएटर को लेकर जाना होगा। तो हमें ऐसा तलाशना होगा, ऐसा तरीका तलाशना होगा कि हम थिएटर एक ऑडिटोरियम में ना करके हम खुले में कैसे कर सकते हैं, हम कम्युनिटी में कैसे कर सकते हैं, कैसे लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, बस रास्ता तलाशना है। बाकी थिएटर तो वैसा का वैसा ही है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशबी प्रेस में। मैम, आपने भी कथक सीखा है, तो Yes. आपने कितने साल कथक सीखा है? एक्चुअली देखा जाए अगर स्टार्टिंग से अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ है, ऑब्वियसली सबके होता है ना कि मम्मी से इंस्पिरेशन या पापा से इंस्पिरेशन होता है, तो मेरे मम्मी भी कि प्रो डांसर है। तो स्टार्टिंग मेरे अगर देखा जाएगा 2 साल 3 साल के बाद किसी का हॉबीज़ क्या होता है, बहुत किसी ड्राइंग में जाता है, बहुत किसी सिंगिंग में, बट सिंगिंग है कि पापा ने बोला मुझे जाना है। बट अगर मेरा खुद का चॉइस अगर है और मम्मी का भी है कि सपोर्ट की नहीं, अगर जब चॉइस है जाना चाहते तो चलो कोई बात नहीं। तो उसमें मेरा मम्मी फर्स्ट ऑफ ऑल से मेरा फर्स्ट गुरु अगर बोला जाए वो है। देन उसके बाद मेरा डांसिंग में बॉर्नली भट्टाचार्य है, जो कथक में अगर बेस स्टार्ट अगर मेरा हैंड कोई पकड़ा है तो वो मैम है खुद। उसके बाद मेरा 3 इयर्स उधर कंटिन्यू हुआ। उसके बाद 3 इयर्स के बाद फिर मेरा जगह शिफ्ट चेंज हो गया एज ए स्टडी रिलेटेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट गुरु मेरा चेंज हो गया, तो वो थे मिस प्रियंका भट्टाचार्य जी मैम, वो जो मेन गुरु थे। उसके बाद उसका ग्रिप ये था कि ठीक है कथक है, ऐसा कोई नहीं है कि कथक तुम्हारा है तो फर्स्ट टू लास्ट कथक पे रहना है, नहीं है। क्योंकि हम लोग में जितना क्लासिकल डांस फॉर्म है बहुत सारा है। फर्स्ट कथक बोला जाए, देन हम लोग ओडिसी है, भरतनाट्यम है, फिर हम लोग जैसे मेनली बंगाली ट्रेडिशन में जैसे होता है रविंद्र नृत्य, उससे बहुत कोई आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे जितना में फॉर्म में फोक सॉन्ग होता है तो सब रिलेटेड में कंबाइंड में है। मतलब डांस रिलेटेड अगर कोई फॉर्म में जाना है तो हम रेडी ऑल टाइम। तो मैम, आप अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या? अभी जिस इसमें हूँ एकेडमिक्स में हूँ, तो पहले तो ये है अगर फ्री टाइम में अगर मुझे कोई बोले कि नहीं इससे परफॉर्मेंस है, कोई इंटर कॉलेज इंटर स्कूल कुछ भी, तो आई एम इंटरेस्टेड फुल। मतलब आपने डिग्री कंप्लीट कर हाँ, लिया? उसमें कंप्लीटेड है मेरा ऑलरेडी। ओके, तो मैम हमको बता देगी जैसे कि कल 16 अक्टूबर को हेमा मालिनी जी का बर्थडे है, तो वो Yes. भी मतलब ए ग्रेड डांसर है। ए ग्रेट माइंड ब्लोइंग डांसर्स बोला जाए, एज ए नॉट ए डांसर्स ऑल्सो एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर ऑल्सो। डांसर्स मीन्स उसका फर्स्ट अगर बेसिक डांस अगर है तो वो है मीन भारतनाट्यम, या उसके बाद कथक, ओडिसी मीन्स उनका भी कंबाइंड है। मतलब फर्स्ट उसका लर्निंग भारतनाट्यम से है। अगर उधर उनका मेन बॉर्न जो है 16 अक्टूबर 1940 में शायद तमिलनाडु में है। तो उनके बाद अगर भारतनाट्यम के बाद अगर उसका अगर लर्नर अगर है एज उसका वह कथक में है, ओडिसी में है। तो उसके बाद हेमा मालिनी जी का एक चीज़ है कि वो बस ये नहीं कि मुझे डांसिंग में है, ये वह एक्ट्रेस में है। अभी तो पॉलिटिक्स में भी आ गए ऑलरेडी, सबको नो, भारतीय जनता पार्टी में। और इतना सारे अचीवमेंट के लिए उनको अवार्ड भी कम नहीं मिले। ऐसे बहुत किसी को मिले, बहुत अवार्ड है भी। फॉर जैसे उसको पद्मश्री मिला है, ठीक है, फिर नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी उसमें भी है। उसके बाद उनका जो कंट्रीब्यूशन है इन सिनेमा है 15 इयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। मतलब इतना लॉन्ग टाइम ऑफ अपने आप को कंट्रीब्यूट करके रखना भी ये बहुत बड़ा बात है। तो उसके लिए भी उसको स्पेशल अवार्ड भी मिल चुका है। और मेन जो बात है ना कि भारतनाट्यम हो या कथक हो, ओडिसी, मीन ऑल आर टाइप ऑफ द क्लासिकल डांस, ये तो हम लोग मानते हैं। अब आजकल के जनरेशन में क्या होता है, मैं मैक्सिमम मैं देख रही हूँ कि 90% में भी अगर है तो 50% भी मान के चले, तो वो लोग पता नहीं बॉलीवुड सॉन्ग, हिप हॉप में। मैं वो गलत नहीं बोल रही हूँ, ऑब्वियसली गलत नहीं है, किसी का चॉइस है वो, ठीक है, ट्रैक भी हो सकता है, किसी का चॉइस है ऑब्वियसली। बट क्लासिकल में अगर देखा जाए ना तो फर्स्ट हम लोग डांस में क्या बोल सकते हैं, डांस मीन्स वॉकआउट। बहुत क्यों बोलते हैं डांस अगर छोड़ देंगे तो पता नहीं हम क्या करेंगे। चलो मेनली प्रॉपर डांस में है, दो प्रोफेशन को चूज करना अलग है। अगर सिंगल कोई डांस में है तो वो ये सोच के जाते हैं कि डांस में मेरा करियर भी है, ऑब्वियसली है। अगर कोई क्लासिकल डांस में है तो उसका करियर बस स्टार्टिंग से ही अगर देखा जाए बहुत दूर तक जा सकते हैं वो इंसान। तो अगर क्लासिकल में भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी सब मिला के अगर देखें तो वो माइंड बोलो, हेल्थ बोलो, एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी चीज़ बोलो, उसका एक सुकून जो मिलता है ना लाइफ का, वो है। एज ए डांसर मैं ये नहीं बोलती कि सिंगिंग में नहीं, ऑब्वियसली है, बट एज ए डांसर मैं एज ए डांसर बोल सकती हूँ कि डांस में जितना सुकून है, मतलब है ना कि दिल खोल के अगर करो तो सब सही है ये चीज़। तो क्लासिकल मैं इसीलिए चूज़ करूँगी, मतलब एज ए डांसर। चलो क्लासिकल में बहुत अभी जनरेशन में ये भी होता है ना कि क्लासिकल में भी तो बहुत तरह का है, कौन सा हम चूज़ करें, कौन सा हम लोग के लिए सही है।
तो तुम्हारा फोकस जिसमें है, अगर भरतनाट्यम है, मैं की हूँ भरतनाट्यम, तो मुझे नेक्स्ट जनरेशन को बोलना कि भरतनाट्यम पे ही जाओ, नहीं, तुमको अगर ओडिसी में जाना है ओडिसी जाओ, कथक में जाना है कथक में जाओ, इज़ योर चॉइस। बट क्लासिकल जो भी है फॉर्म है उसको रखो, अपने जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन भी हो, अपने ट्रेडिशन के साथ भी देखा जाए, रखो अपने पास, ये मेरा कहना है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका द एसबी प्रेस में। सर हम चाहेंगे कि नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को एक बार अपना नाम और अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम डी तारकेश्वर राव है और मैं बॉम्बे में फिल्मों में काम करता हूँ एज अ लाइन प्रोड्यूसर एंड को प्रोड्यूसर्स। और मैं कम से कम 15 से 20 साल से वहाँ पे हूँ और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है, जैसे आमिर खान, जॉन अब्राहम, हेमा मालिनी और विद्युत जामवाल, इनके प्रोडक्शन में मैंने काम किया है। और अभी भी हम काम कर रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस के साथ। तो सर जैसे कि आपने कहा कि आपने हेमा मालिनी जी के साथ भी काम किया है और 16 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है, तो आप हमें बताइए कि हेमा मालिनी जी असल जिंदगी में कैसी हैं? हेमा मालिनी जी असल ज़िंदगी में बहुत अच्छी है और मैं बहुत लकी रहा कि मैं उनके प्रोडक्शन हाउस में काम किया, एचएम क्रिएशंस में, जिसमें हेमा मालिनी जी प्रोड्यूसर थी और फिर वो डायरेक्ट भी की फिल्म को, सेकंड पार्ट को। तो मैं बहुत लकी था, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला और उनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। वो बहुत अच्छी है, सबके साथ अच्छी बिहेव करती है। सर हम अक्सर देखते थे जब 90s की बात होती है और उनकी फिल्मों की बात होती है तो वो अक्सर चुलबुली कैरेक्टर्स को ज़्यादा प्ले करती है, तो क्या वो रियल लाइफ में भी ऐसी चुलबुली है? नहीं, वो कभी कभार मजाक तो करती है, मतलब ऐसा कभी करती है मजाक, ऐसा नहीं है, एकदम बहुत सीरियस नहीं है। बट हाँ, बहुत डाउन टू अर्थ है और नॉर्मल रहती है, इतना नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत चुलबुली है। वो वाले फिल्मों में करती होगी, अलग बात है, रियल लाइफ में वैसे नहीं है। सर आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरी फेवरेट फिल्म तो वैसे सीता गीता, उसके बाद चालबाज, इस तरह की फिल्में बहुत अच्छी, क्योंकि दोनों ही माइंड ब्लोइंग फिल्में हैं, क्योंकि एक्टिंग बेस्ड फिल्म है। सर जैसे कि अभी आपने फिल्मों के नाम लिए, ये सारे फिल्में ही मतलब पहले के फिल्म्स हैं, पहले की फिल्म। तो आपको क्या लगता है कि अभी के जो रिसेंट फिल्म्स आ रहे हैं उनमें ये खूबियां हैं? देखिए, अभी के फिल्मों में प्रॉब्लम एक ही है कि अभी और जैसे अभी रिसेंट एक फिल्म आया था शायद एनिमल, मैंने तो देखा नहीं, पर मैंने सुना है उसमें बहुत बोल्ड सीन है। तो बोल्ड सीन कुछ डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर रखते हैं ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए। अगर ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत अच्छा है, सूरज बरजातिया जो डायरेक्टर है, उनके जितने भी फिल्में निकालिए, एक भी किसिंग सीन नहीं है फिल्म में, और फिल्म सारे ब्लॉकबस्टर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बोल्ड फिल्म देके आप फिल्म हिट करा सकते हैं। तो आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तो लोग देखेंगे। तो मतलब आप बोलना चाहेंगे, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि ये सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। देखिए, बोल्ड सीन के लिए अलग प्लेटफॉर्म ही है, हाँ। उसके लिए अलग है ना, अडल्ट कंटेंट के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, तो बोल्ड सीन को यहाँ क्या लेना देना। और पहले भी फिल्मों में होता था, सीन था, कभी लाइट ऑफ हो गया तो आप समझ गए कि हाँ कुछ चल रहा है, तो एक एजम्पशन होता था। अभी तो एजम्पशन ही एकदम प्रैक्टिकल में चला जाता है लोग। सर अगर हम देखें अभी के जो एक्टर्स है और पहले के 90s के जो एक्टर है, दोनों जनरेशन में काम करने को लेके कितना डिफरेंस है? देखिए, पहले के जितने भी एक्टर्स थे वो पैशनेट थे अबाउट वर्क, काम पे ध्यान देते थे, फोकस काम करना है, अच्छा काम करना है, बेहतर काम करना है। और आज के जितने एक्टर हैं, इनका पहला प्रायोरिटी था पैसा, पैसा और पैसा। उनको एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं, पैसा कितना ज्यादा मिलेगा उससे प्रायोरिटी, एक्टिंग से कोई मतलब नहीं होता उनका। देखो, वो बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस रहे एक समय में, बहुत ही अच्छे अच्छे किरदार जो वो निभाए।
बहुत अच्छा डांसर भी है वो। और सबसे बड़ी बात है कि वो हेमा मालिनी जी अपना जो करियर शुरू किए थे वो अपना थिएटर से किए थे, और थिएटर से भी आगे आगे बढ़े, आगे बढ़ के वो अपना फिल्म लाइन में गए। पहले के जो भी एक्टर या एक्ट्रेस थे वो थिएटर से अपना करियर शुरू करते थे और फिर फिल्मों में कदम रखते थे, लेकिन आज के समय में चीज़ें बदल गई हैं। अब नए एक्टर्स सीधे फिल्मों या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू कर रहे हैं, जिससे थिएटर का महत्व धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके कारण कहीं ना कहीं थिएटर पीछे छूट रहा है। तो आपको क्या लगता है कि हम थिएटर को आगे बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभिनय करनी है तो अभिनय सीखनी है तो थिएटर इज़ द बेसिक। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक चीज़ ख्याल किए, थिएटर करने से ही प्रैक्टिस होती है। अभिनय का प्रैक्टिस थिएटर से ही हो सकती है। आप देखो नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, ओम पुरी, ये लोग तो बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं। ये लोग भी पढ़ाई करके आए, 4-5 साल एक्टिंग के ऊपर एक्टिंग कोर्सेज करके आए, FTII में कोर्सेज किए, कोई NSD से पास आउट किए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको डायरेक्ट एक्टिंग मिल गई, कहीं पर अभिनय मिल गई। उनको क्या है, उनको बाकायदा वो थिएटर करते रहे। थिएटर इसीलिए करते रहे ताकि जो सिखाया गया उसको प्रैक्टिस में लाना। जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाओगे चीज़ को, तब तक अच्छा अभिनेता नहीं बन सकते हो। अभिनेता बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि थिएटर ऐसा एक जगह है, नाटक करने से ही आपको प्रैक्टिस हो सकती है। क्योंकि नाटक में आपको क्या है ना कि आप 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ये कभी कभी साल भर के रिहर्सल देते हो, उसके बाद एक नाटक को बढ़िया से मंचस्थ करने के लिए। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि नाटक एकमात्र जगह है जहाँ पर आप अभिनय सीख सकते हो। आपका एक्सप्रेशन वहाँ पर अपने अभिनय के ऊपर डाल सकते हो, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सकती है। बहुत सारा फैक्टर नाटक में जुड़ा हुआ है। और अगर नाटक करते हो, थिएटर करते हो, तो जाके आप सिनेमा के लिए कोई दिक्कत नहीं। हेमा मालिनी जी सिर्फ एक शानदार अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक सफल डायरेक्टर भी रह चुकी है। उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया है। तो क्या आपने उनकी डायरेक्ट की हुई कोई फिल्म देखी है? याद नहीं है मुझे, शायद देखा होगा, क्योंकि बहुत सारा सिनेमा मैं देखते रहता हूँ। एक्टिंग को देखने के लिए, मॉड्यूलेशन को देखने के लिए मैं सिनेमा भी बहुत देखता हूँ। लेकिन आई एम सॉरी, मैं कौन डायरेक्शन में उनका फिल्म हुई है हमको याद नहीं है। सर सकता जैसा है कि आपने बताया कि आप फिल्म लाइन से कनेक्टेड हैं, जी, तो आपको उनकी एक्टिंग कैसी लगती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनका एक स्टाइल है एक्टिंग करने का, एकदम अलग सा स्टाइल है। आप कोई भी खास करके जो थोड़ा ट्रेजेडी कुछ दिखाओ, या नहीं तो बहुत अगर मान लो कि जिससे अभी जो अभी जो उम्र है उनका, उस उम्र से खास करके माँ का रोल बहुत ही अच्छा करती है वो। काफ़ी अच्छा माँ का रोल निभाती है वो। खास करके मैं बागवान देखा था जो अमिताभ बच्चन के साथ किए थे। इतना अच्छा जोड़ी मैं आज तक नहीं देखा। बहुत सारा फिल्म में इस तरह का जोड़ी देखा मैंने, उतना अच्छा एक्सप्रेशन वो फिल्म में, इतना अच्छा जोड़ी। उनका उनका स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही हिट किया बॉलीवुड था। की ड्रीम गर्ल मानी जाती हैं हेमा मालिनी जी, जी, और आपके समय की हैं, तो क्या आपकी भी ड्रीम गर्ल रही हैं? एकदम बिल्कुल। मेरे उन को आज तक याद है उनका शोले का एक्टिंग जो है, आज तक मेरे को वो मेरा ज़हन में है। क्योंकि शोले मैं कम से कम 48 बार देखा था मैंने, 48 टाइम्स। एंड उनका जो चुलबुलाहट उस वक़्त जो खिला के उस समय में, उस माहौल में, शोले का जो माहौल था, उस माहौल में जिस तरह से वो अपना चुलबुलाहट का ये दिखाई थी, वो बहुत ही अच्छा था। कभी आप मिले सर उनसे? जी नहीं, मौका नहीं मिला अभी तक। इतने दिन मुंबई में आपने काम किया, आपने बहुत सारी वेब सीरीज़, आप मूवीज़ में देखा गया आपको। जी, आप कभी उनसे ऐसा मुलाकात हुआ हो? जी, मौका नहीं मिली। और मुंबई में मैं ज़्यादा दिन तक रह भी नहीं पाया शायद, इसीलिए मेरे को मौका नहीं मिला उनसे। जिस तरह हेमा मालिनी जी ने अपने करियर की शुरुआत स्टेज और थिएटर से की थी और हमारी संस्कृति को जीवित रखने में योगदान दिया था और हमें बहुत सारी प्रेरणा दी थी,
उसी तरह हमें भी अपनी संस्कृति और कला को जीवित रखने का संकल्प लेना चाहिए। हमें अपने पुराने रंगमंच के योगदान को जीवित रखते हुए नए रंगमंच में अपना योगदान देना चाहिए। और वीडियो के अंत में हम बस इतना ही कहेंगे कि रंगमंच एक कला ही नहीं है, बल्कि ये लोगों को एक माध्यम देता है कि वो कैसे अपनी कला को अलग अलग तरीके से दर्शा सकते हैं। अंत में द एसबी प्रेस की पूरी टीम की तरफ से हमारी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम, आप अपने अभिनय से इसी तरह हम सबको प्रेरित करती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।